नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं देवबंबार के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं शिक्षाविदों से, पत्रकारों से और गायकारों से। उन्हीं के साथ हम आपको मिलवाते हैं एक बड़े राजनेताओं से। वो राजनेता जो बड़े नेताओं के बीच और जनता के बीच रहकर एक पुल का काम करते हैं और उनका जनता का साथ निभाते हैं, जनता के सुख दुख में हाथ बंटवाते हैं और जनता की समस्याओं को बड़े नेताओं तक ले जा करके और उन समस्याओं का एक निवारण करवाते हैं। तो आइए आज इसी साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आपको मिलवाने वाला हूं फतेहपुर नगर परिषद के सभापति महोदय श्री मुश्ताक जी से, जनाब मुश्ताक जी से। तो सीधा रुख करते हैं जनाब मुश्ताक जी की तरफ। तो आइए, चलिए। नमस्कार सर, आपका जीवन परिचय। मैं राजनीति में शुरू से ही इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं 1982 से इंटरेस्ट रखता हूँ। 1982 में मेरे चाचा जी पार्षद का चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। जब से मैं कांग्रेस, हमारा खानदान ही कांग्रेस सपोर्टर्स रहा और जब से मैं राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो सर, जैसे कि अपन बात करें कि आप कांग्रेस समर्थित हैं, हमेशा से कांग्रेस को समर्थन रहा है, तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि पार्टियां तो भारत में बहुत सारी हैं, जैसे कांग्रेस के भी 3-4 टुकड़े हैं। जैसे कि अपन बात करें पश्चिम बंगाल में, तो वहां भी एक कांग्रेस चलती है, टीएमसी चलती है। तो अलग अलग प्रकार की कांग्रेस का विखंडन होकर 2-4 टुकड़े हुए। तो आपने उन कांग्रेस में, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ऐसी बहुत सारी कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, मार्क्सवादी पार्टी भी है, तो आपने कभी उनका रुख क्यों नहीं किया? आपको इसी में क्या अच्छा लगा? देखो, ये जो कांग्रेस की नीति है वो सही है और जो पार्टी है जैसे बीजेपी है वो सांप्रदायिक पार्टी है और हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करवाती है। वो जो भी है वो धार्मिक मुद्दे पे चलती है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पूरे जो संविधान के हिसाब से है और पूरी जो है मतलब सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है और उनकी नीति सही है, इसलिए हमने शुरू से इसी को चुना। कहते हैं कि जब राजा धर्म की बात करे तो उस राजा को हटा देना चाहिए। हमारे देश में वर्तमान समय में अपन बात करें तो धर्म की राजनीति का बढ़ावा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? मोदी जी आए तो उसने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया सांप्रदायिकता को और धर्मों के बीच दोनों धर्मों को अलग अलग उसमें बांटने का काम किया। अब उसमें क्या है कि पब्लिक को कुछ टाइम लगेगा और समय बहुत नजदीक है कि लोग इस सब ने इनको जान लिया है और 2024 तक इनका सफाया कर देंगे। जी, पिछले कुछ दिनों में सुनने में आया कि कांग्रेस एक बड़ा गठबंधन कर रही है जिसका नाम दिया गया इंडिया, और उस गठबंधन में अब टूटने की खबरें आती हैं कि वो गठबंधन टूट रहा है। तो वो गठबंधन क्या वास्तविक रूप से टूट रहा है? नहीं, टूटने वाली कोई बात नहीं है। बहुत मजबूती से वो गठबंधन 2000 के लोकसभा चुनाव लड़ेगा और बीजेपी का सफाया करेगा। अब कुछ जो स्थानीय दल है, जो स्टेट में जो चुनाव होते हैं वहां परिस्थिति अलग होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव में उसमें जो गठबंधन बना है वो निश्चित तौर पे सफाया करेगा बीजेपी के। तो यदि वो गठबंधन यदि सत्ता में आता है तो आपकी पार्टी से प्रधानमंत्री का दावेदार आप किसे देखते हैं? देखो, वो तो जब रिजल्ट आने के बाद में जो अलायंस बना है उसमें तय होगा और जो भी उस टाइम पे जो समिति बनेगी उसमें वो जो तय करेगी उस पर निर्भर है और हमारा आला कमान जो तय करेगा उस पर तय है। अपन बात करते हैं फतेहपुर नगर परिषद की। तो फतेहपुर नगर परिषद में देखें तो आप एक बड़ा नाम है फतेहपुर का, और आपके परिवार से 2 पार्षद निकल कर आए। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं कि आपका इतना बड़ा नाम होने की वजह से वो लोग पार्षद जीते आप, या फिर यूं कहूं कि आपकी मेहनत ऐसी थी, लोगों से जुड़ाव था, इस वजह से? नहीं, सभी लोगों का साथ रहता हमेशा से ही। मेरे ये पांचवा चुनाव है मेरा और 2 वार्डों से हम चुनाव लड़े हैं तो दोनों वार्डों से जीते। सभी लोगों का समर्थन रहता है, सभी लोगों के बीच में हम मिलजुल के रहते हैं और कोई भी काम की समस्या होती है उसका निराकरण करते हैं, इसलिए लोग हमारे से जुड़े रहते हैं। आपके वार्डों में क्या हिंदू आबादी भी है या सिर्फ मुस्लिम आबादी है? हाँ, मेरे दोनों वार्डों में मिक्स है। जैसे ये सूर्य मंडल के पीछे जाट कॉलोनी है, उसमें जाट भी
हर समाज के लोग हैं दोनों ही वार्डों में, लेकिन सभी समाज का पूरा साथ मिलता है, इसलिए चुनाव जीते हैं। कभी कहीं आप सुनने में आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो पार्षद है उनके वार्डों में काम नहीं होता। जैसे हमारा मिलना हुआ एक दो पार्षद से, तो उन्होंने कहा कि जैसे 39 नंबर वार्ड के आपके पार्षद हैं, पार्षद महोदय ने कहा कि जो पानी की समस्या थी उसके लिए ट्यूबवेल तो खुदा, लेकिन वो 39 नंबर में ना खुद करके उसका खड्डा 40 नंबर वार्ड में कर दिया गया और पूरा वार्ड उसके विपरीत दिशा में है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया, समान रूप से सभी वार्डों में काम किया, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कुछ पार्षद है वो इस तरीके की गलत बातें करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। पूरे शहर में काम हुआ है और हमारे विधायक महोदय ने भी इतिहास में जितना काम नहीं हुआ जितना इस फतेहपुर तहसील में काम किया, रिकॉर्ड तोड़ काम किया। कुछ लोग जो है वो इस तरीके की गलत बातें करते हैं, लेकिन आप धरातल पे देखो। आप जी, आपके फतेहपुर की मैं बात करूं तो वर्तमान में हाकम अली खान साहब विधायक हैं, उससे पहले बहरू खान साहब विधायक थे, तो उनके बारे में आप कुछ बोलना चाहें कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और वो कैसे व्यक्ति थे? नहीं, बहरूखा जी बहुत ही साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने यहाँ रिकॉर्ड तोड़ हैट्रिक की है, लगातार 3 बार जीतने की, और उनका व्यवहार अच्छा था। उन्होंने कहा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और उन्होंने भी आपके टाइम पे बहुत विकास करवाए। और रही बात अब हाकम अली खान जी की, तो उन्होंने इस कार्यकाल में बहुत ज्यादा काम करवाए और बहरूखा जी के जो अधूरे सपने थे उनको पूरा किया। जी, वर्तमान समय में देखें तो अपने शेखावाटी क्षेत्र में जब कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की बात होती है, लड़ाई की बात की जाती है, तो सबसे पहले नाम आपके शहर फतेहपुर का आता है। ऐसा क्यों? आपके शहर फतेहपुर में ये सांप्रदायिकता का माहौल जो है, ये जो धार्मिक वैमनस्यता जो फैली हुई है, उसको आप किस नजरिए से लेते हैं और इसको रोकने के लिए आप कहां तक प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इसमें फतेहपुर शहर में वैसे शांति ही रहती है। 5 साल में हमारे हाकम अली खान जी का जो कार्यकाल रहा उसमें कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई सांप्रदायिक। कुछ असामाजिक तत्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर सख्ती से निपटा गया और इस 5 साल के कार्यकाल में कोई भी फतेहपुर शहर में ऐसा कोई सांप्रदायिक मसला नहीं हुआ। जी, वर्तमान समय में आपकी फतेहपुर की भाजपा को देखें तो उसमें एक बिखराव नजर आता है, वो टूटी हुई नजर आती है। उसमें जो नेता है वो कभी किस पार्टी में होते हैं, कभी किस में होते हैं, उन पार्टियों से हाईजैक किए जाते हैं, वहां लाकर के खड़े कर दिए जाते हैं। आपके चुनावों में पिछले 2 चुनावों को, अपन विधानसभा चुनावों को देखें तो दोनों ही बार पैराशूटी कैंडिडेट उतारने का काम किया गया, उसको आप किस नजरिए से लेते हैं? वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये तय है कि बीजेपी पूरी खिंडी हुई है। सब जो है अपना अपना साबित करना चाहते हैं, इसलिए जो 2 कैंडिडेट निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो उनका अपना बिखराव, उनका अपना मसला है। हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस बहुत शानदार वोटों से चुनाव जीतेगी। क्या आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस में फतेहपुर शहर में कोई बिखराव नहीं है, कोई टुटाव नहीं है? बिल्कुल नहीं है, एकजुट कांग्रेस है और हमारा नेता जो है वो हाकम अली खान जी है, उनके नेतृत्व में ही यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छा काम करती है। जी, वर्तमान समय में देखें तो आपके शहर फतेहपुर में एक बड़ी समस्या निकल कर आती है, जो है बिजली की समस्या। जो रोड लाइट है, स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है, वो ये है कि कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई तो है, लेकिन वो खराब हो जाने के बाद में दुरुस्त होने में थोड़ा समय लगता है, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। कुछ समस्या जरूर है, वो इस वजह से है कि सरकार का और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी वजह से कुछ जो है बीच में कुछ टाइम पे उनका कंपनी का पेमेंट नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा काम में डिले हुआ, उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या जरूर हुई। बाकी वैसे ओवरऑल कोई ज्यादा समस्या नहीं है लाइट की, करीब लाइटें चल रही। ये अपन बात करें आपके फतेहपुर शहर के ही कचरा निस्तारण की, जो ये कचरा इकट्ठा होता है उसका निस्तारण किस प्रकार से होता है आपके फतेहपुर में? ठीक है, डोर टू डोर जो कचरा उठाते हैं वो हमारा प्लांट है, वहाँ प्लांट में ले जा करके घेरते हैं, वहाँ उसका पूरा सिस्टम, फिल्टर सिस्टम, पूरी मशीन लगी हुई है, उसका जो वेस्टेज होता है उसको अलग निकाल देते हैं। पूरा प्लांट में पूरी प्रक्रिया से काम होता है। क्योंकि आपके फतेहपुर शहर के कचरा निस्तारण की जो प्रशंसा है वो कई जगहों पर होती है, क्योंकि आपके पास आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो उस जगह पर दिखता है। तो आने वाले समय में आपका फतेहपुर को लेकर कोई बड़ा विजन
कि मैं इस चीज फतेहपुर को एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूं, आने वाले दिनों में जनता उस चीज को देखे कि ये चीज होने वाली है। तो बहुत सी समस्या तो फतेहपुर शहर की कम हुई है, जैसे बरसाती पानी की जो समस्या है वो आजादी के बाद से थी। बस स्टैंड पे पानी भरता था, 10-10 दिन 15-15 दिन तक दुकानें बंद रहती थी। अब हमारे विधायक महोदय ने जो बजट में जो ड्रेनेज सिस्टम को जो पास करवाया था 18 करोड़ का, वो काम करीब हो गया है। और अभी जो बारिश हुई उसमें 4 घंटे में पानी को बाहर निकाल दिया गया और दुकानें सेम डे दूसरे दिन खुल गई। आपने बात की बरसाती पानी की, तो बरसाती पानी की वजह से आपके मंडावा पुलिया और नवलगढ़ पुलिया के पास बेहद अधिक पानी बढ़ता है। उस भराव का भी क्या कभी निस्तारण हो पाएगा? नहीं, अभी जैसे एक स्टैंड की लाइन को जोड़ दिया गया और जो मंडावा पुलिया और वो जो पुराना सिनेमा टाकीज है वो लाइन जोड़ रहे हैं, तो उसमें करीब 15-20 दिन या महीना हो लेगा। वो लाइन और जुड़ जाएगी तो ये समस्या दूर हो जाएगी। अपन बात करें कि आपके शहर की जो मुख्य रोड है वो रोड टूटी हुई है और ये लगभग पिछले 8-10 सालों से ही टूटी फूटी है। इसकी मरम्मत का कार्य होता भी है, नहीं होता, ये कुछ समझ में आता नहीं। तो इसका कोई निस्तारण? देखिए, ज्यादातर रोडे है उनका सुधार कर दिया गया। लगभग आप देखोगे तो 90% रोडे ठीक है। 10% जो रोड है वो थाने से स्टैंड तक है, ये पुराने कार्यकाल में गिरी हुई थी, वो सही ढंग से नहीं गिरी थी। अब उनका दोबारा मेंटेनेंस या नए तरीके से उसका टेंडर करके आगे उसको। आपका फतेहपुर शहर जो है वो छोटा सा शहर है और इसमें परिवहन की बड़ी समस्या है, क्योंकि इस छोटे से शहर में बड़ा साधन यदि अंदर की ओर आता है तो उसको निकालने में बड़ा टाइम लग जाता है और लोगों को उस परेशानी का एक सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, बस अड्डा के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है और वो राशि आचार संहिता के सेम डे आई थी, इसलिए हम टेंडर नहीं कर सके। अब जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसका टेंडर कर देंगे और थाने के सामने जो बस अड्डा उसको जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। राशि स्वीकृत है, उसका टेंडर आचार संहिता के बाद कर देंगे, इससे इसको काम को निजात मिल जाएगी। जी, अपन बात करें आपके फतेहपुर शहर की ही। फतेहपुर शहर में आपकी कांग्रेस जो है, नेशनल कांग्रेस है, वो लंबे समय तक उसने राज किया। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस का गढ़ माना जाता है फतेहपुर। तो क्या आने वाले समय में आपका जो ये गढ़ है वो बरकरार रहेगा या फिर? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये गढ़ बरकरार रहेगा और ये जो चुनाव है इसमें हमारी 20 से 25 हजार की लीड से हम चुनाव जीतेंगे और ये गढ़ कायम रहेगा। जी, अपन बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में ऊपरी नेताओं में बिखराव सा नजर आता है। जैसे कि अपन बात करें कि पिछले कार्यकाल में सचिन पायलट और अशोक जी गहलोत की लड़ाई को अपन देखें तो वो एग्जैक्टली बच्चों की तरह एक लड़ाई शुरू हुई और बच्चों की तरह ही वो एक लड़ाई खत्म हुई। तो उसको आप किस नजरिए से लेते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो ये सत्ता को पाने के लिए जो ये लड़ाई होती है उससे आम जनता को नुकसान होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में कुछ मनमुटाव होता है, लेकिन अब ये जो चुनाव है इसमें हमारे सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब सभी कांग्रेसी एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी और किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं। कुछ बातें वो परिवार में होती रहती है। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। जी, अपन देखें तो आप ही की पार्टी के मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके ऊपर पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये गलत काम करते हैं, ये वैसे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वो ईमानदार हो गए। इस नीति को आप भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को किस प्रकार लेते हैं? क्या उनके पास ऐसा कुछ साधन है कि उनके पास जाते ही उस मशीन में डालते ही वो ईमानदार होकर निकलता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से आरोप रहा, कांग्रेस में को होता तो कहते भ्रष्टाचारी है और जब उनकी पार्टी में आ जाता है तो वो साफ सुथरा होता है। तो ये तो उनकी नीति है। और सिंधिया जी ने जिस तरीके से खिलाफत करके वो बीजेपी में गए, आज उनका हाल देखो क्या है। अभी जो रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा सिंधिया जी के क्षेत्र में क्या सीटें आती है बीजेपी के।
तो आदमी का सिंधिया जी तो इस तरीके के स्टेटमेंट देते थे कि मेरा गला कट जाए लेकिन मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। आपने सुना होगा उनका स्टेटमेंट। तो उनकी तो खुद की कोई स्टैंड नहीं है। इसका अब आने वाले चुनाव में उनका रिजल्ट पता चल जाएगा। सिंधिया जी के क्षेत्र में बीजेपी क्या लत होती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बढ़ने जा रही है। जी, अपन देखें तो आपके क्षेत्र में एक नई पार्टी का उदय हुआ, जेजेपी पार्टी का। उस जेजेपी पार्टी को आप फतेहपुर में किस प्रकार से लेते हैं, उनका कितना क्या अस्तित्व मानते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं है जेजेपी का। ये तो बस खाली एक चुनाव उनको लड़ना था, उन्होंने चुनाव लड़ लिया। यहाँ न तो कोई जनाधार है और न कभी रहेगा जेजेपी का। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं उस समय पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या फिर उनके विपक्ष की पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको ईडी के द्वारा परेशान करना, ऐसी जो नीतियां हैं, जैसे कि आप ही के पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी का छापा हुआ, वैभव गहलोत को समन भेजे गए। उसी दौरान पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ज्योति प्रिया के घर पर छापा हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और दिल्ली में मनीष सिसोदिया का हाल आप देख ही रहे हैं। तो बीजेपी की इस ईडी की नीति को आप किस प्रकार लेते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं कि ईडी एक स्वतंत्र उपग्रह है भारत सरकार का? देखो, ये संस्था है, ये केंद्र सरकार के एक तरह से अधीन काम कर रही है, उनके इशारे पे काम कर रही है। और बीजेपी जहां जहां बौखलाई हुई है, जहां जहां उनको हार नजर आती थी, उन्होंने वहां ईडी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के वहां उन्होंने छापा मारा। हम पूरे दिन वहां धरने पे बैठे थे, घर के बाहर थे, और लास्ट में उनको कुछ नहीं मिला। ईडी वाले पीछे की दरवाजे से निकले। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, लेकिन इनके प्रयास भी विफल रहा और किसी के पास कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे डोटासरा जी चुनाव जीते। क्या गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो आजकल बड़ा नाम, धीरे धीरे बड़ा नाम बनते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो, यदि आपकी राजस्थान में सरकार बनती है तो क्या वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं? देखो, सीएम के दावेदार के लिए हमारा आलाकमान जो फैसला करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। जी, एक शब्द आता है आलाकमान। आलाकमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब मिलना होता है तो भी वो यही कहते हैं आलाकमान। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब मिलना होता है तो वो कहते हैं आलाकमान। सर, जो ये आलाकमान है, जब यही तय करता है सब कुछ, तो फिर विधायकों को चुनाव जीतकर उनकी वोटिंग क्यों करवाई जाती है? विधायकों की राय ली जाती है। उनकी राय जिस कैंडिडेट के पक्ष में होती है उसके अनुसार आलाकमान तय करता है। राय तो जीतने के बाद लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो एक फैसला थोप दिया जाता है? नहीं, कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता, थोपा नहीं जाता। विधायकों की राय लेकर सर्वसम्मति से जो फैसला होता उसके आधार पर ही आलाकमान तय करता है। जी, आपकी पार्टी की तरफ से अब की बार आप मुख्यमंत्री का दावेदार किसे मान रहे हैं? देखिए, आपका पसंदीदा पहले भी कह चुका हूं कि जो विधायक जीत के आएंगे उनकी जो राय होगी उसके अनुसार आलाकमान तय करेगा, वही हमारा मुख्यमंत्री। यदि आप विधायक बनते हो, मानो कि इस बार के चुनाव में हाकिम अली खान साहब की जगह आप ही चुनाव लड़े, आप ही जीते और आप ही विधायक हो, अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हमारा तो गहलोत, सचिन पायलट, इनमें से कोई? सभी है, हमारे लीडर अच्छे हैं, बढ़िया काम करने वाले हैं, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान करता है। जी, अपन देखें तो वर्तमान समय में नेशनल कांग्रेस की अभी चुनाव जो हैं उसमें आपकी कांग्रेस पार्टी की एस्टिमेटेड सीटें कितनी होंगी आपके अंदाजे से? हमें स्पष्ट बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है और 110 से 15 सीट कांग्रेस की आएगी। 110 से 15 सीट के आसपास कांग्रेस की आएंगी। जो आपकी पार्टी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई बगावत हुई हो फतेहपुर में, आपके शहर में? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। 5 चुनाव कंटिन्यू जो चले, 4 चुनाव भरूका जी लड़े, अभी दूसरा चुनाव इनका हो गया, कभी भी बिखराव नहीं हुआ, एक तरफा कांग्रेस एकजुट हुआ। आपका राजनीतिक कैरियर लंबा कैरियर रहा है, उस लंबे कैरियर में आपने विपक्ष भी देखा, आपने पक्ष भी देखा, सत्ता पक्ष को भी देखा और आप विपक्ष की भूमिका में भी रहे होंगे। तो कभी जब आप विपक्ष की भूमिका में रहे, उस वक्त कभी आपके साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया हो, कोई दुर्भावना पूर्वक ऐसा काम किया गया हो जिसमें आपकी छवि बिगाड़ने का काम हो? जैसे आपके क्षेत्र में कोई काम के लिए आपने बोला हो और वो काम नहीं हुआ हो, ऐसी कोई दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कभी हुआ है आपके साथ?
नहीं, बीजेपी का बोर्ड था तो उस दौरान भेदभाव तो कामों में मेरे साथ होता था, लेकिन मैं जो भी समस्या थी वो बोर्ड की जब मीटिंग होती थी उसमें मैं रखता था, और मैं जो भी आवाज थी मेरे क्षेत्र की, मेरे वार्ड की, वो उठाता था। लेकिन भेदभाव वो लोग जरूर करते थे बीजेपी वाले, जो भी मुद्दा था वो मैं बोर्ड में उठाता था। जी, आपका आने वाले समय में आपका क्या मूव होगा, ऐसा कोई राजनीतिक ऐसा मूव, जैसे कि वर्तमान समय में आप चेयरमैन हैं, सभापति हैं नगर परिषद के, आने वाले समय में क्या आपकी कोई ऐसी राजनीतिक इच्छा कि आप विधायक बनना चाहें या आप सांसद बनना? देखिए, फिलहाल हमारा नेता कमलिका जी है, उनके नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस मजबूत है और रहेगी, और उनके साथ है। फिलहाल हमारा नेता। आपकी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं? आपकी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं आगे के लिए? नहीं, उनके नेतृत्व में हम कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी इच्छा है। आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। युवाओं को तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़े और मजबूती से कांग्रेस को और मजबूत करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ थे फतेहपुर के सभापति मुश्ताक खान साहब। इनके विचारों को आपने सुना, इनके विचारों को आपने जाना। आने वाले समय में ये एक बड़े नेता बने, ये हमारी ईश्वर से कामना है। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और बड़े पदों को सुशोभित करें। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे दैवम्बार्ट और मैं आपके साथ था कपिल बाटड़। आप यदि हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे लिंक जीमेल के ऊपर अपना मेल भेज सकते हैं और हमें सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।